जमाना कदीम की बात है। पहाड़ों के दरमियान बसी एक रियासत पर एक नौजवान बादशाह हुक्मरानी करता था। बज़ाहिर तो वो ताकतवर और पुरजोश नजर आता, मगर उसका दिल सख्त और आंखों में बुजुर्गों के लिए नफरत का जहर भरा हुआ था। उसे बूढ़े लोग देखने से भी गवारा न थे, और जो भी उसकी नजर में आता, जिसके बालों में थोड़ा सा भी सफेदी का अक्स होता, उसका सिर तन से जुदा करवा देता। बादशाह खुद नौजवान था और अक्सर अजीब किस्म के हुक्म देता रहता। लोग उससे बहुत तंग आ चुके थे, लेकिन बादशाह का रौब इतना था कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। हर तरफ खौफ और खामोशी छाई हुई थी। हर कोई दिल ही दिल में दुआ करता कि वो बादशाह की नजर में ना आए। लेकिन हद तो तब हुई जब बादशाह का खास वजीर, जो उम्र में बड़ा था, वो अपने बालों को बार बार रंगता ताकि बूढ़ा न लगे। वो बहुत समझदार और वफादार था, लेकिन आखिरकार बादशाह को पता चल ही गया कि वजीर अब बूढ़ा हो चुका है। बादशाह ने कहा कि उसे भी खत्म करना होगा, लेकिन चूंकि वजीर ने बरसों बादशाह की खिदमत की थी, इसलिए बादशाह ने कहा कि उसे सबके सामने नहीं मारेंगे। उसने जलादों से कहा कि वजीर को दूर सहरा में ले जाकर मार दो। कुछ मुशीर और जलाद वजीर को ले गए और उसे मारने के लिए एक गहरा गड्ढा खोदा गया। वजीर बहुत समझदार था। जब उसे मारने ले जाया जा रहा था तो उसने सबको रोककर कहा, तुम मुझे मार सकते हो, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन याद रखना, आज मैं बूढ़ा हूं, कल तुम भी बूढ़े हो जाओगे। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी होगी। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए और सोचने लगे कि वजीर की बात में सच्चाई है। आखिरकार सबने आपस में मशवरा किया और फैसला किया कि वजीर को मारा नहीं जाएगा। इसकी जगह उसे चुपके से घर में कैद कर दिया जाएगा, ताकि बादशाह को शक ना हो। जब भी कोई और बूढ़ा होगा, हम यही तरीका इख्तियार करेंगे बादशाह को बूढ़ा होने तक। सबने उस बात पर हाँ कर दी और बादशाह को झूठ बोल दिया कि वजीर को मार दिया गया है। बादशाह खुद भी ज्यादा समझदार नहीं था, और न ही समझदार और तजर्बाकार लोग उसे पसंद थे। लेकिन वो नहीं जानता था कि रियासत तजर्बे और सियासत के बगैर नहीं चलता। कुछ अरसा ऐसे ही गुजर गया। एक दिन बादशाह के दरबार के करीब दो बड़े पहाड़ों के दरमियान एक अजीब सा मंजर देखा गया। वहां एक समंदर था जिसमें एक चमकता हुआ मोती नजर आ रहा था। वो मोती बहुत खूबसूरत था, रंग बदलता था और दूर से चमक रहा था। बादशाह ने उसे देखकर कह दिया, ये मोती मुझे हर हाल में चाहिए, चाहे सारी सल्तनत चली जाए। बिलाखिर बादशाह ने सल्तनत के सबसे माहिर तीराक बुलाए। 3-4 दिन तक सबने समंदर में डुबकियां लगाएं, मेहनत की, लेकिन मोती किसी के हाथ ना आया। बादशाह गुस्से में आ गया और जद पकड़ ली। अब वो और ज्यादा जोर दे रहा था कि मोती किसी तरह निकलकर उसके पास आ जाए। सल्तनत के नौजवान बहुत हैरान और परेशान थे। उन्होंने मोती निकालने की पूरी कोशिश कर ली थी, मगर कामयाबी न मिली। अब वो सोच रहे थे कि और क्या करें। बादशाह को खुश करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हर तरफ एक बेचैनी फैली हुई थी और हर किसी पर दबाव था कि मसला जल्दी हल हो। बादशाह ने अपने वजीर के बेटे को बुलाया और कहा, तुम मेरे खास वजीर हो, कोई हल निकालो। अगर हमने ये मोती ना निकाला तो पूरी रियासत हम पर हंसेगी, हमें नाकाम समझेगी। वजीर के बेटे ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, एक मशवरा दूंगा, अगर आप मान लें तो शायद मोती मिल जाए। बादशाह उसकी बात सुनकर खुश हो गया। उसने फौरन मान लिया और अगले दिन सुबह ही सब वजीरों और दरबारियों को पहाड़ों पर जमा होने का हुक्म दिया। सब लोग उस नौजवान वजीर की हिकमत भरी बात सुनने के मुंतजर थे। फिजा में संजीदगी छाई हुई थी। वजीर का बेटा कुछ देर बाद पहाड़ों पर आया
और आकर बोला, बादशाह सलामत, जिस जगह हम मोती तलाश कर रहे हैं असल में वहां मोती है ही नहीं। बादशाह ने हैरत से पूछा, तो फिर कहां है? साफ साफ बताओ। वजीर के बेटे ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखें, पहाड़ की चोटी पर एक खूबसूरत मोती चमक रहा है, इसी की रोशनी पानी में पड़ रही है। सबने ध्यान से देखा तो वाकई बात सच निकली। पहाड़ के ऊपर एक चमकता हुआ मोती मौजूद था। उसकी रोशनी पानी पर पड़कर यूं लग रही थी जैसे मोती समंदर में हो। सब हैरान रह गए कि इतनी सादा बात किसी की समझ में ना आई। सबने जाकर मोती को ढूंढा और लाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह की इज्जत बचाने पर बादशाह बहुत खुश हुए और वजीर के बेटे को इनामात से नवाजा गया। लेकिन साथ ही बादशाह के दिल में एक शक भी पैदा हो गया। वो सोचने लगा, ये लड़का तो इतना अक्लमंद नहीं, फिर ऐसी बातें उसे कौन सिखा रहा है। बादशाह ने दिल में सोचा कि जरूर रियासत में कोई बूढ़ा अभी तक जिंदा है जो उसे मशवरे देता है। वो जानना चाहता था कि कहीं किसी ने मेरी हुक्म की खिलाफ वर्जी तो नहीं की। इसलिए उसने एक नया तरीका निकाला ताकि पूरी रियाया का इम्तिहान लिया जा सके। कुछ दिन बाद बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि एक खास तारीख को पूरी रियाया एक खास टोपी तैयार करे। शर्त ये थी कि टोपी पानी और आग दोनों से बनी हो। ऐसा ना हो कि वो आग में जल जाए या पानी से बह जाए। और ये भी जरूरी था कि वो टोपी पहनने वाले के सर को न जलाए और न ही गीला करे। ये शर्त सुनकर पूरी सल्तनत परेशान हो गई। लोग हैरान थे कि ये कैसा काम है, ऐसी टोपी तो दुनिया में बनी ही नहीं। लेकिन बादशाह ने सख्ती से कहा था, अगर शर्त पूरी ना हुई तो सब रियाया को निकाल दिया जाएगा और उनकी जगह दूसरे चालाक लोग रखे जाएंगे। अब सब लोग सोचने लगे, सर पकड़ने लगे। हर तरफ उदासी और बेचैनी फैल गई। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा नामुमकिन काम कैसे किया जाए। हर किसी को महसूस होने लगा कि शायद अब बचना मुश्किल है। जैसे जैसे मुकर्ररा तारीख करीब आती गई, वजीर का बेटा बेचैन होता गया। आखिर वो अपने बाप के पास गया और बोला, अब्बू, ये बादशाह ने कैसा इम्तिहान लिया है, बताएं मैं क्या करूं। बूढ़ा वजीर हंसने लगा और बोला, बेटा फिक्र न करो, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका सिखाता हूं कि बादशाह के होश उड़ जाएंगे। वजीर ने बेटे को एक खास चालाकी भरी तरकीब समझाई। वजीर का बेटा खामोशी से कुछ खास लोगों को मिला, वही लोग जो जानते थे कि वजीर अब भी जिंदा है। इन सब को वजीर का पैगाम दिया कि अगर सबने साथ दिया तो हम बादशाह के इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं। वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। पूरी राया बादशाह के दरबार में जमा हो गई। हर किसी के चेहरे पर फिक्र और हैरत थी। सबकी नजरें दरवाजे पर थीं कि अब कौन सा करिश्मा होने जा रहा है। वजीर के बेटे और उसके साथियों ने खास ऐलान करने की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आगे बढ़े और सबसे ऊंची आवाज में कहा, सुन लो सब लोग, आज हम बादशाह सलामत को एक ऐसा ताज पहनाएंगे जो आग और पानी दोनों से बना है। लेकिन इस ताज की खास बात यह है कि सिर्फ वो लोग उसे देख सकते हैं जो हलाली हो, हरामी लोग उसे नहीं देख सकेंगे। ये सुनकर पूरा दरबार हैरत में पड़ गया। कुछ लोग चौंक गए, कुछ ने सर झुका लिया। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैंने कहा कि मुझे ताज नजर नहीं आया तो कहीं लोग मुझे हरामी न समझ लें। बादशाह भी हैरान हो गया। नौजवान था, जोश में था, लेकिन इतना तजर्बा नहीं रखता था। रियाया ने एक बड़ा संदूक दरबार में लाकर रखा। सबकी नजरें उस पर थीं, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ लोग हाथों को ऐसे उठा रहे थे जैसे कोई ताज पकड़ा हो। उन्होंने वो नजर न आने वाला
ताज बादशाह के सिर पर रखा और जोर जोर से वाह वाह करने लगे। सब लोग तारीफें करने लगे। क्या शान है इस ताज की, ऐसा ताज तो आज तक किसी ने नहीं देखा। बादशाह सुनकर खुश तो हुआ, लेकिन उसे अपने सिर पर कुछ महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जब सल्तनत के तमाम लोगों ने वाह वाह की, तो बादशाह ने भी उसे ताज समझकर खुशी का नाटक करने लगा। सब अजीब अजीब अलकाबात से तारीफें करने लगे। शाम तक ये मेला लगा रहा और शाम होते ही बादशाह हवेली को वापस चला गया। शाम को बादशाह ने बीवी से कहा, बेगम, आपने मेरे ताज की मुबारकबाद नहीं दी। बीवी ने हैरान होकर कहा, बादशाह सलामत, आपके सर पर तो कुछ भी नहीं, कैसी मुबारकबाद। बादशाह का रंग उड़ गया। दिल में बोला, कहीं मेरी बीवी तो नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बीवी की बातें उसके दिल पे लगे और खुद जाकर चुपके से शीशे में देखा। सर बिल्कुल खाली था, ताज का तो नाम और निशान न था। ये देखकर बादशाह का दिल लरस गया। वो सोचने लगा, अगर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा तो कहीं मैं तो हरामी नहीं हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वरना लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और बादशाहत खत्म हो जाएगी। बिलाखिर बादशाह खुद को कोसते हुए नींद के आगोश में चला गया। अगले 2 दिन बादशाह दरबार न आया। वो बीमार पड़ गया, दिल व दिमाग उलझे हुए थे। आखिर वजीर के बेटे को बुलाया और कहा, सच सच बताओ, मेरे सिर पर कोई ताज है या नहीं। वजीर के बेटे ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, आपके सिर पर कुछ भी नहीं है। आग और पानी को मिलाकर ताज बनाना मुमकिन ही नहीं। बादशाह ने गुस्से से कहा, मुझे पहले ही शक था, ये तुम्हारी अक्ल की बात नहीं है। तुम सब जाहिल हो। बताओ, ये होशियारी किसने सिखाई? अगर झूठ बोला तो तुम सबकी गर्दनें उड़ा दूंगा। फिजा में सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें वजीर के बेटे पर जम गईं। वजीर के बेटे ने बादशाह की आंखों में देखकर कहा, बादशाह सलामत, अगर आप नाराज ना हो तो मैं एक सच बात कहना चाहता हूं। बादशाह ने फौरन कहा, बताओ, डरो मत, मैं कुछ नहीं कहूंगा। वजीर के बेटे ने कहा, मेरा बाप यानी आपका साबिक वजीर अब भी जिंदा है, और ये दोनों मशवरे, पत्थर वाला और ताज वाला, उसी के थे। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने गहरी सांस ली, थोड़ा सोचा, फिर कहा, अच्छा, अगर वो जिंदा है तो फौरन उसे बुलाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ा वजीर दरबार में हाजिर हुआ, झुककर सलाम किया और बादशाह के साथ तख्त पर बैठ गया। बादशाह ने नरमी से पूछा, वजीर, तुमने ये सब चुपकर क्यों किया? क्यों मेरे हुक्म की नाफरमानी की? वजीर ने एक बार फिर अक्ल का इस्तेमाल करते हुए आजिजी से कहा, बादशाह सलामत, मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि आप जैसा अक्लमंद बादशाह वक्त से पहले मारा जाए। वजीर ने समझाते हुए कहा, चंद साल बाद आप भी बूढ़े होंगे, और अगर कानून यही रहा तो लोग आपको भी खत्म कर देंगे। मैंने कानून को थोड़ा मोड़ा, लेकिन रियासत को एक होशियार बादशाह से महरूम होने से बचा लिया। बादशाह वजीर की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गया। आखिर में वजीर ने एक खूबसूरत नसीहत की, बादशाह सलामत, सिर्फ ताकत और दौलत पर हुकूमत कायम नहीं रहती। अगर इन दोनों को अक्ल और तजुर्बे के सांचे में ढाला जाए तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बस बादशाहत के साथ दानाई को भी शामिल करें तो रियासत हमेशा खुशहाल रहेगी। वजीर की बातों ने बादशाह के दिल पर गहरा असर डाला। उसने पहली बार महसूस किया कि अक्ल और तजर्बा दौलत या ताकत से ज्यादा कीमती हैं। वो फौरन तख्त पर खड़ा हुआ और ऐलान किया, अब से रियासत में कोई बूढ़ा चुप कर नहीं रहेगा। सब बुजुर्ग, चाहे जहां भी हो,
बे खौफ होकर अपनी राया में शामिल हो सकते हैं। बादशाह के ऐलान के बाद वो दरवाजे खुल गए जो बरसों से बंद थे। बुजुर्ग लोग घरों से निकलकर इज्जत के साथ रियासत में वापस आ गए। नौजवानों और बुजुर्गों ने मिलकर रियासत को संवारा। फैसले अब सिर्फ जोश से नहीं बल्कि होश और तजुर्बे से भी किए जाने लगे। थोड़े ही दिनों में रियासत एक कामयाब, संजीदा और पुरामन सल्तनत बन गई। तो दोस्तों, हो सकता है ये एक फर्जी कहानी हो, लेकिन इसमें हम सबके लिए, खास तौर पर नौजवानों के लिए बड़ा सबक है। कभी भी माँ बाप, दादा नाना या किसी बूढ़े का तजर्बा अपनी कामयाबी की राह में रुकावट न समझो। बाज फैसले शुरू में उल्टे लगते हैं, लेकिन वक्त गुजरने पर वही फैसले आपको बड़ी मुश्किल से बचा सकते हैं। तजर्बा कोई किताबों से सीखा हुआ सबक नहीं, ये वो खजाना है जो वक्त की धूप में तपकर, ठोकरें खाकर और जिंदगी की सख्तियां झेल कर हासिल होता है। ये न दौलत से खरीदा जा सकता है, न ताकत से जमाया जा सकता है और न इल्म की डिग्रियों से हासिल होता है। उसके लिए जवानी के काले बाल सफेद करने पड़ते हैं। अगर तुम्हारे आसपास कोई बूढ़ा शख्स है तो रुक कर उसकी बात जरूर सुनो। हो सकता है वो तुम्हारे शोबे का माहिर ना हो, लेकिन जिंदगी के कई ऐसे रास्ते वो दिखा सकता है जिन पर तुमने कभी कदम भी न रखा हो। उसका तजर्बा तुम्हें वो बचाव दे सकता है जो तबीब की दवा से नहीं मिल सकता। सोशल मीडिया के इस चमकते मगर काले दौर में हमने सिर्फ बड़ों की नाफरमानी नहीं की, बल्कि उनकी अक्ल और तजुर्बे का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। जिस नस्ल ने हमारी बुनियाद रखी, आज हम उसी नस्ल को जाहिल और पुराना कहकर नजरअंदाज कर रहे हैं। ये अमल हमारे अंधेरे मुस्तकबल की एक वाज़ेह अलामत है। याद रखो, तुम्हारी तालीम, डिग्रियां और होशियारी अपनी जगह काबिल फख्र हैं, लेकिन जब तक इनमें बड़ों की दानाई, जिंदगी का तजर्बा और सब्र शामिल नहीं होगा, तब तक वो अधूरे रहेंगे। जो नौजवान अपनी राह में बुजुर्गों की मशवरे को शामिल कर लेते हैं, वो अक्सर ठोकर खाने से बच जाते हैं। दुनिया में जितनी भी कामयाब कौमें गुजरी हैं, उनके पीछे एक ही राज था, अपने असलाफ की इज्जत और उनके रास्ते पर चलना। और जो कौमें अपने बड़ों को भूल जाती हैं, उनकी मंजिल अंधेरे, बर्बादी और पछतावे के सिवा कुछ नहीं होती। लिहाजा अपने बड़ों को बोझ न समझो, उन्हें जिंदगी की एक किताब समझो, ऐसी किताब जो सिर्फ वक्त की जबान में लिखी गई है। उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। आप सबकी मोहब्बत और वक्त देने का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मौदेबाना गुजारिश है कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।